इस धरती पर रहते हुए सभी के दिमाग में ये बात कभी न कभी जरूर आई होगी कि आखिर अंतरिक्ष या दूसरे ग्रह कैसे होंगे, वहां क्या होता होगा, क्या वहां भी हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन होगा, क्या वहां पानी होगा, पेड़ होंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ। ऐसे रहस्य जानने की उत्सुकता हमेशा से मानव के मन मस्तिष्क में रही है। दशकों से कुछ उलझा है, कुछ सुलझा है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इस दिशा में अगर बात भारत की करें तो पिछले एक दशक में भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने माना है और इसी कड़ी में भारत अब एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ने जा रहा है। भारत अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रहा है। यह बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। यह खास प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किए जाएंगे। ये प्रयोग आगामी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन एक्सियोम 4 के एक हिस्से के रूप में किए जाएंगे, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चालक दल के सदस्य होंगे। पहला प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष विकिरण के खाद्य सूक्ष्म शैवाल के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करेगा, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर संभावित खाद्य स्रोत है। प्रोटीन, लिपिड और बायोएक्टिव यौगिकों से भरपूर सूक्ष्म शैवाल सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष आधारित पोषण के लिए आशाजनक है। यह परियोजना इसरो, नासा और डीबीटी की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में विभिन्न शैवाल प्रजातियों के ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम और मेटाबोलोम में प्रमुख विकास मापदंडों और परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रयोगों के परिणाम अंतरिक्ष में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त सूक्ष्म शैवाल प्रजातियों की पहचान करने में मदद करेंगे। सूक्ष्म शैवाल के कई लाभ हैं जो अंतरिक्ष में जीवन को बनाए रखने के लिए मददगार हैं। उनका जीवन चक्र बहुत कम होता है और कुछ प्रजातियां 26 घंटों में ही विकसित हो जाती हैं, जिससे तेजी से बायोमास का उत्पादन होता है। उनकी उच्च प्रकाश संश्लेषक क्षमता उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है, जो अंतरिक्ष यान के वातावरण में वायु को बनाए रखती है। इसके अलावा सूक्ष्म शैवाल पारंपरिक पौधों की तुलना में फोटो बायोरिएक्टर में अधिक बायोमास उपज उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वे लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान भोजन और ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए अधिक कुशल और स्थान बचत विकल्प बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर दूसरे प्रयोग में यूरिया और नाइट्रेट आधारित मीडिया का उपयोग करते हुए सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों में स्पाइरुलिना और सिनेकोसिस जैसे साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि और प्रोटियोमिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष यान और भविष्य की अंतरिक्षीय कॉलोनियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव अपशिष्ट से कार्बन और नाइट्रोजन को पुनर्चक्रित यानी फिर से उपयोग में लाने की प्रक्रिया करने की जरूरत पर जोर दिया गया। साइनोबैक्टीरिया अपनी तेज वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण के कारण ऐसे पुनर्चक्रण प्रणालियों के लिए सही है। इस प्रयोग का उद्देश्य स्पाइरुलिना को इसकी उच्च प्रोटीन और विटामिन सामग्री के कारण सुपरफूड के रूप में तलाशना, यूरिया बनाम नाइट्रेट वातावरण में साइनोबैक्टीरियल कोशिकाओं की वृद्धि की तुलना करना और उनके चयापचय प्रोफाइल पर अंतरिक्ष स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करना है। इन प्रयोगों को इसरो डीबीटी अनुसंधान सहयोग के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित किया गया है। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित और ICGEB नई दिल्ली में आयोजित एक अत्याधुनिक सुविधा है। डीबीटी ICGEB बायोफाउंड्री डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट और लर्न के सिद्धांत पर काम करेगी। बायोफाउंड्री के डिजाइन में AI,
बिग डेटा, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ साथ डीएनए अनुक्रमण, विश्लेषण, होस्ट का चयन और प्रयोगात्मक डिजाइन के लिए विशिष्ट डोमेन ज्ञान का उपयोग शामिल है। बिल्ड इकाई में डीएनए असेंबली, कॉम्बिनेटरियल असेंबली और जीव परिवर्तन शामिल है। बायोफाउंड्री बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे माइक्रोबियल प्लेटफॉर्म का समर्थन करती है और इसका उद्देश्य खाद्य, कृषि, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए बायोटेक उत्पाद विकसित करना है। 20 लीटर तक की इन हाउस उत्पादन क्षमता के साथ यह सुविधा औद्योगिक स्तरों पर नवाचारों को बढ़ाने और स्टार्टअप और निर्माताओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए सुसज्जित है। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के महत्व पर भी जोर डाला। इसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण में तेजी लाना है। यह राष्ट्रीय ढांचा 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है, जैसे जैव आधारित रसायन और एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सटीक चिकित्सा, जलवायु, लचीला कृषि, कार्बन कैप्चर और उपयोग और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और 2047 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहता है। इस लिहाज से भारत की यह पहल अपनी तय मंजिल की तरफ एक और कदम है। सरकार नीतियां बनाती है, लागू करती है और उसके नतीजे कई बार उम्मीदों से बढ़कर आते हैं। ऐसा ही एक सेक्टर है जैव प्रौद्योगिकी का। केंद्र सरकार की नई जैव अर्थव्यवस्था नीति आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करेगी। केंद्र सरकार ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत करने वाले महत्वाकांक्षी बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति पर निर्णायक कई फैसले लिए हैं। भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी ताकत के रूप में आगे आया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में केंद्र सरकार को नई जैव प्रौद्योगिकी को तेजी से बढ़ाने वाले चैंपियन के तौर पर सराहा जा रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था, नवाचार, रोजगार और पर्यावरण प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने का वादा करती है। बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी के 6 बड़े पिलर्स हैं। पहला पिलर है बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स, बायोपॉलिमर्स। बहुत सारी चीज़ों में आज हम नॉर्मल केमिकल्स, नॉर्मल एंजाइम्स जो कि केमिकल ड्रिवन है वो यूज़ करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो रही है कि हम कई तरह के बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स और बायोपॉलिमर्स डेवलप कर सकते हैं, जिसका डे टू डे कई सारी चीज़ों में उसका उपयोग होगा। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे, कंज्यूमर एप्लीकेशंस होंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होंगे। सेकंड पिलर रहेगा जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की इस बड़ी जनसंख्या के लिए फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहेगा। तो किस तरह से स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, एक पूरी नई फील्ड तैयार हो रही है। इस फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का, बायोसाइंसेस का उपयोग करके हमारे लैंड रिसोर्सेज पे दबाव कम पड़े, लैंड से बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके हम स्मार्ट प्रोटीन्स, स्मार्ट फूड्स से। तीसरा बड़ा पिलर है प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स। हम सब जानते हैं कि मेडिसिन में जो रेवोल्यूशन हुए पिछले 100 वर्षों में, अब उसका एक कहीं ना कहीं लिमिट सा क्रॉस आ रहा है। उसको आगे ले जाने के लिए और बेटर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। उन ब्रेक थ्रू में कुछ ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो कि एकदम टारगेटेड किसी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
जीन थेरापी फॉर सिकल सेल अनीमिया, कैंसर के लिए भी, कई तरह के डिजीज के लिए इस तरह से टारगेटेड अप्रोच की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने एक प्रगतिशील नीति को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य परंपरागत उपभोक्तावादी सोच से हटकर बेहतर प्रदर्शन, पुनरुत्पादक जैव विनिर्माण नीति को अपनाना है, जो कि स्वच्छ, हरित और अधिक समृद्ध भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव हुआ है। यह वर्ष 2014 में 10 अरब डॉलर से तेजी से बढ़ती हुई 2024 में 130 अरब डॉलर से अधिक हो गई है और 2030 तक इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। यह वृद्धि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। हाल की यह नीति विकास गति को और तेज करेगी। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को एक संभावित लीडर के तौर पर स्थापित करेगी। जैव E3 नीति भारत के वृद्धि दायरे का विस्तार करेगी और न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ जैव आधारित उत्पादों के विकास को बढ़ावा देते हुए मेक इन इंडिया प्रयासों में व्यापक योगदान करेगी। बायो E3 नीति को जलवायु परिवर्तन और घटते गैर नवीकरणीय संसाधनों जैसी संवेदनशील वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सोच के साथ तैयार किया गया है। इसमें पहला रसायन आधारित उद्योगों से टिकाऊ जैव आधारित मॉडल की ओर बदलाव की सुविधा है, जबकि दूसरे चरण में इसमें चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। वहीं तीसरे चरण में इसमें हरित गैसों, बायोमास, अपशिष्ट भूभराव से नवीन अपशिष्ट उपयोग के माध्यम से शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने और चौथे चरण में जैव आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के साथ ही रोजगार सृजन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर अन्नदाताओं के से संबंधित है और बहुत सारा इसमें भारत का पुराना ट्रेडिशन भी है। उस ट्रेडिशन को एक मॉडर्न साइंस के अगर आईने में देखें तो कैसे उसको लेके हम एक मॉडर्न मेथड से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, जिससे कि एग्रीकल्चर रेजिलिएंट भी हो और हमारे डे टू डे फूड में हमारे केमिकल्स की मात्रा कम हो, एक नेचुरल वे में फार्मिंग आगे जा सके। पांचवा पिलर है बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स यूजिंग कैप्चर्ड CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्चर्ड CO2 आज पावर प्लांट्स हो, कई क्षेत्रों में जो CO2 का एमिशन होता है उसको कैप्चर करके अगर बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स बने तो वो एक बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस पांचवें पिलर को रखा गया है। और सिक्स्थ पिलर है मेरीन एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मेरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पूरा एक बायोम है, यानी एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स है, उसको यूज करके कैसे हम अलग नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यह नीति जैव आधारित रसायनों, स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु, सक्षम कृषि और कार्बन बंदीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। यह अत्याधुनिक जैव निर्माण सुविधाएं, बायो फाउंड्री क्लस्टर और जैव AI हब स्थापित करती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जुड़ते हुए नैतिक जैव सुरक्षा विचारों और वैश्विक नियामकीय सामंजस्य पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। यह जैव आधारित उत्पादों के उत्पादन, विकास और वाणिज्यीकरण के लिए एक केंद्रीकृत सुविधा के तौर पर काम करेंगे। ये केंद्र प्रयोगशाला पैमाने और वाणिज्यिक पैमाने के विनिर्माण के बीच के अंतर को पाटने, स्टार्टअप, SME और स्थापित विनिर्माताओं के बीच सहयोग बढ़ाने का भी काम करेंगे। ये mRNA आधारित टीकों और प्रोटीन जैसे उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैव AI केंद्र AI को बड़े पैमाने के जैविक डेटा विश्लेषण के साथ जोड़ने में नवाचार को आगे बढ़ाएंगे और इससे नई वंशाणु उपचार और खाद्य प्रसंस्करण समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में जहां जैव विनिर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वहीं रोजगार के व्यापक अवसर भी पैदा होंगे। इन विनिर्माण केंद्रों में स्थानीय बायोमास संसाधनों का लाभ उठाया जाएगा, जिससे कि उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी तेज होगा।
कार्यक्रम के इस हिस्से में बात करेंगे बायो E3 के विषय में। आखिर क्या है बायो E3? क्या है इसका मतलब? बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो E3 के जरिए बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। बायो E3 योजना का लक्ष्य रिसर्च, नए बिजनेस और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बायो E3 नीति न केवल जैव अर्थव्यवस्था के लिए एक नया प्रतिमान बनेगी, बल्कि विकसित भारत के लिए गेम चेंजर भी साबित होगी। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में बायो फार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। भारत में बड़ी संख्या में साइंटिफिक टैलेंट पूल तो है ही है, भारत का बड़ा और डाइवर्स जीन पूल भी है। भारत की विशालता और विविधता, ये मैं समझता हूँ कि वहाँ एक बार कोई चीज पायोनियर रही है और उसमें प्रयोग हुए हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते हैं। इतनी विशालता और विविधता वहाँ भरी पड़ी है। एफोर्डेबल रिसर्च की पॉसिबिलिटी भी है और अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग और एश्योर्ड क्वालिटी भी है। बायो सिक्योर एक्ट जो कैपेसिटी गैप क्रिएट का होगा, भारत उसे ट्रस्टेड और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर सकता है। बायो E3 नीति का उद्देश्य देश में एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो अत्याधुनिक उन्नत तकनीकों को अपनाने और बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नए अनुसंधान के साथ तालमेल स्थापित कर सके। बायो E3 नीति में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में सक्षम तंत्र के लिए दिशा निर्देशों और सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की गई है। नीति का उद्देश्य बढ़ी हुई दक्षता, स्थिरता और गुणवत्ता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। साथ ही जैव आधारित उच्च मूल्य वाले उत्पादों के विकास और उत्पादन में तेजी लाना है। We would be reaping benefits at 3 levels. A, domestic. Domestically, as the name indicates, E3, Bio E3. So we would be benefiting our economy. We would be contributing to the environment concerns of the world, which will also give us a separate kind of a status. And C, of course, we would be generating employment. So these are going to be huge, huge domestic advantages. Then globally, we would be introducing a new concept of agri-food. बायो E3 नीति भारत के हरित विकास के दृष्टिकोण के समायोजन के अनुरूप है और साथ ही प्रधानमंत्री के पर्यावरण के लिए जीवन शैली के व्यापक आह्वान के अनुरूप भी है, जो सतत विकास के लिए प्रति सामूहिक दृष्टिकोण की कल्पना करती है। यह नीति प्रधानमंत्री के देश की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के साथ भी सामंजस्य स्थापित करती है। If you see it from the point of view of the priorities of the government headed by Prime Minister Modi, this lives up to the concept of Atmanirbhar Bharat. This fulfills the concept of Make in India. And this also meets the concept of what Prime Minister gave, life for environment. So you can understand how many issues are being simultaneously addressed by this single initiative today, which it may not be easy to understand. And that's why we tried our best to propagate it as much as possible through different kinds of media, whether it is the print media or the electronic media, so that people could actually understand. But still, I think unless they start using it, it would not happen. पिछले 10 वर्षों में भारत के जैव अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों की बात करें तो दिसंबर 2023 तक जैव अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद 3.55 ट्रिलियन डॉलर में 4.25% का योगदान था। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था 2014 के 10 बिलियन डॉलर की तुलना में 2023 में बढ़कर
151 बिलियन डॉलर हो गई है, जिसने 2025 के अनुमान से 2 वर्ष पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 2014 के 50 बायोटेक स्टार्टअप से बढ़कर 2023 में 8,531 बायोटेक स्टार्टअप्स हो गई है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर 300 बिलियन डॉलर की होने की हम संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज़्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूं, जिसके कारण आप कल्पना कर सकते हैं ग्रास लेवल पर कितने बड़े काम की संभावना इस बायो के सेक्टर में भी होने की संभावना मैं देखता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हेल्थ सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंज के सॉल्यूशन देने में भारत लीडरशिप के रोल में हो, और जिसमें आप सबका सहयोग बहुत बड़ी हमें ताकत दे सकता है। देश में मूलांकुर बायो एनेबलर्स, बायो फाउंड्रीज और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जा रही है। बायो एनेबलर्स जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विषय, तकनीक, कौशल के साथ मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी प्रदान करेंगे। बायो E3 नीति का उद्देश्य देश भर में बायो AI इंटेलिजेंस हब, बायो फाउंड्रीज और जैव निर्माण हब सहित बायो एनेबलर्स की स्थापना करके जैव आधारित उत्पादों और उनके व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना है। डाटा आधारित अनुसंधान और कृत्रिम बौद्धिकता आधारित भावी विश्लेषण को सशक्त बनाना है। जैव निर्माण के क्षेत्र में जैव आधारित उत्पादों की प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने हेतु जैव कृत्रिम बौद्धिकता हब स्थापित किए जाएंगे। बायो E3 नीति का भोजन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय परामर्श बैठक और अंतर मंत्रालयी परामर्श के आधार पर बायो E3 नीति के तहत कार्यान्वयन के लिए 6 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें जैव आधारित रसायन और एंजाइम, बहुपयोगी खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग, भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल है। वर्तमान में इन चुनौतियों पर काम किया जा रहा है।